स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम क्या होगा? चार्जेबल सेक्शन 22। चार्जेबल सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को परमिशन दिया जो हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स कैलकुलेट करने अंडर सेक्शन 22 में। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है घर। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं? घर बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या? बिल्डिंग का मतलब एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेंट देयर टू। इट इंक्लूड्स वेयर हाउस, गोडाउन, रेसिडेंशियल हाउस, लेट आउट हाउस, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग। हम लोग का क्लास का मटेरियल में बोला गया बिल्डिंग का मीन्स, ये पढ़ लोगे तुम लोग। बिल्डिंग कौन किसका हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा? बिल्डिंग का। क्या बिल्डिंग? वो सेल्फ ऑक्युपाइड हो या लेट आउट हो। सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट, ऑफिस बिल्डिंग, गोडाउन, वेयर हाउस, स्टोर हाउस, फैक्ट्री, हॉल, शॉप, स्टॉल, प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम, सभी बिल्डिंग का अंदर आ रहा है। ये सब चीज तुम किसी को भाड़ा में दिया है, जहां से इनकम होता है वो बिल्डिंग का अंदर आता। अब बिल्डिंग का वैल्यूएशन होगा अंडर सेक्शन 22 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, वहां से जो इनकम होगा। सोचो कोई बिल्डिंग को ओनर है, को ओनर, 2 जन ओनर है, तो किसका हाथ में टैक्सेबल होगा? जिसका पास जितना ओनरशिप है, पोजीशन है, उसका पास टैक्स। तो एक बिल्डिंग का 2 भाई का बिल्डिंग है, मानो एक फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, तो दोनों का अलग अलग टैक्सेबल होगा। बिल्डिंग का ओनरशिप होना चाहिए, मतलब टेनेंट का पास बिल्डिंग है, टेनेंट का हाथ में बिल्डिंग का वैल्यूएशन नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली कैलकुलेट होगा ओनर का पास या डीम्ड डोनर। डीम्ड डोनर किसको बोलते हैं? अभी ओनरशिप नहीं है बट वो पोजीशन में है। ओनरशिप नहीं है तो जैसे तुम्हारा दादाजी का नाम की प्रॉपर्टी है, तुम रहते हो, तुमको क्या बोला जाएगा? बोलो, डीम्ड डोनर बोला जाएगा। समझे? तो डीम्ड डोनर का हाथ में टैक्सेबल होगा या ओनर का हाथ में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सोचो तुम्हारा प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, फॉरेन प्रॉपर्टी है। नीचे देखो, फॉरेन प्रॉपर्टी है। फॉरेन प्रॉपर्टी होने से किसका हाथ में टैक्सेबल होगा? सबका हाथ में। तुमको देखना होगा, हम लोग जो पहला चैप्टर किए थे रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 5 जो किए थे, एनी इनकम ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया बोले थे ना। उसमें देखो रेसिडेंट का बारे में बोले थे, नॉन रेसिडेंट का बारे में बोले थे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बारे में बोले थे। तो फॉरेन प्रॉपर्टी में इंडिया में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 5 मेंटेन करके। अब क्वेश्चन है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी माना ओनरशिप डिस्प्यूट है, कौन उसका ओनर है क्लियर नहीं है, तो वो भी टैक्सेबल होगा जिसका हाथ पर जिसका पास पोजीशन है
उसका पास टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी तुम स्टॉक इन ट्रेड में यूज करते, स्टॉक इन ट्रेड मतलब, स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या है, बिजनेस में यूज करते, बट बिजनेस ऐसा नेचर है प्रॉपर्टी को भाड़ा देने का, रेंट देने का, वेयर हाउस करने का, ऐसे सिचुएशन में वो हाउस पार्टी में टैक्सेबल होगा। और को ओनर तो बोले, को ओनर मतलब जब एक से ज्यादा ओनर है, जिसका पास जितना पोजीशन है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। कोई कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता है। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारा, देखो, इनकम ऑफ फार्म हाउस, फार्म हाउस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन प्लेस ऑफ एन एक्स रूलर। व्हाट इज एक्स रूलर? एक्स रूलर क्या है? एक्स रूलर का एक घर में वैल्यूएशन नहीं होगा। एक्स रूलर क्या है? पहले जमाना में जमींदार थे, राजा थे, है ना, तो उसको एक्स रूलर बोलते हैं। उन लोग का केस में एक घर नहीं होगा वैल्यूएशन में। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या है? लोकल अथॉरिटी क्या है बोलो? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, उन लोग के पास जो प्रॉपर्टी है वो हाउ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी इनकम अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम ट्रेड यूनियन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, चैरिटेबल पर्पस में जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, और टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में नहीं होगा, वैल्यूएशन नहीं करेंगे ये सब का। ये सब प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। डीम डोनर किसको बोलते हैं? अभी बोले तुम्हारा पास ओनरशिप नहीं है बट तुम रहते हो, यूज करते हो। एक होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया माइनर चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड का नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ आइदर पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर। माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर किया, तो अब क्या बोलेंगे? डीम डोनर माना जाएगा। जो ट्रांसफर किया उसका हाथ में ही टैक्सेबल होगा, जो ट्रांसफर किया उसको ओनर माना जाएगा, उसका हाथ में इनका प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। ये सब जान लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हम कैसे सीखेंगे? पहले वैल्यूएशन सीख ले, उसका बाद बहुत सारा रूल्स है हम बाद में बताएंगे। हम नोट देना चालू कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लिखो, हेडिंग लिखो, हाउस प्रॉपर्टी को कितना पर्पस में यूज कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी को टोटल 5 पर्पस में यूज कर सकते हैं। 5 पर्पस में यूज करेंगे हम, मतलब वैल्यूएशन भी 5 पर्पस में होगा। 5 टाइप्स का वैल्यूएशन होगा। एक होगा लेट आउट, लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस, लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस अंडर सेक्शन 23(1), लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस। अब लिखो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस under section 23(2), self occupied for residence।
self occupied for business, self occupied for business, self occupied for business. अंडर सेक्शन 23(2) में ही होगा, पार्ट सब सेक्शन हम बाद में बता रहे हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, पार्टली लेट आउट and partly self-occupied. Under section 23(2), 23(2) नेक्स्ट होगा रिमेन वैकेंट, रिमेन वैकेंट पूरा खाली है, कुछ नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट अंडर सेक्शन 23(4) में है। इतना पर्पस में यूज कर सकते हैं और इतना टाइप का वैल्यूएशन होगा। हम टोटल सम्स को एकदम छोटा कर देंगे। टोटल प्रॉपर हाउस पार्टी का जितना भी मैटर है वो 4 पेज का अंदर एक छोटा नोट कर देते हैं सम्स करने के लिए। इसमें से सम्स सारा हो जाएगा, सारा रूल्स रेगुलेशन हम वहां पे लिख देते हैं। तो ऊपर में 3-4 लाइन लिखने का जगह छोड़ के पूरा 2 पेज 3 कलम करके टान लो जल्दी। ऊपर में जो जगह छोड़े उसमें कुछ लिखेंगे, उसका पहले बोल दे हॉस्पिटल का कितना पर्पस में यूज करते हैं, लेट आउट, लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस, मतलब हम भाड़ा दिए रहने के लिए या बिजनेस के लिए, व्हाट एवर में भी हमको रेंट मिल रहा है, वैल्यूएशन में आएगा। ये मेन है, इसको सबसे अच्छे वे में सीखना है। ये सीख जाओगे तो बाकी सब जल्दी हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, और जो घर में तुम खुद रहते हो, ये सब सेक्शन होगा ए और इसका सब सेक्शन होगा बी, इसलिए हम नहीं लिखाए थे। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस का मतलब जो घर में तुम खुद रहते हो। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, तुम खुद बिजनेस करते हैं घर में। पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, सोचो 4 रूम है, एक रूम में तुम रहते, बाकी 3 भाड़ा दिए, तो क्या बोलेंगे, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। ऐसे हो सकता है, या 1 साल में 4 महीने तुम रहते हो, 8 महीने लेट आउट किया, ये भी होगा पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में। और रिमेन वैकेंट में तो कुछ नहीं करते, घर खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम पहला उसका वैल्यूएशन सिखाएंगे अभी, कैसे होगा। तो ऊपर में 2 लाइन 3 लाइन लिखने का जो जगह, वही जो लिखते थे सैलरी में, यहाँ पे वही लिखेंगे। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. X, a resident individual, for the assessment year
2021-22 relating to previous year 2020-21। ये सब शाम का ऊपर लिखना है। हम ये फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, लास्ट टाइम शाम करते हुए हम नहीं लिखेंगे इतना, समझे। हम फर्स्ट हाउस का वैल्यूएशन करा रहे हैं। फर्स्ट हाउस मतलब लेट आउट हाउस, लिखो लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस और बिजनेस। तुम भाड़ा दिया रहने के लिए या बिजनेस के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट मिल रहा है, वैल्यूएशन सेम होगा। रहने के लिए भाड़ा दिए तो जैसे वैल्यूएशन होगा, बिजनेस के लिए भाड़ा दिए तो सेम होगा, अलग कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। स्टेप 1 वैल्यूएशन कैसे करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में तुमको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिखो, एक्सपेक्टेड रेंट शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RER। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट will be reasonable expected rent will be higher of reasonable expected will be higher of gross municipal value शॉर्ट फॉर्म में GMV एंड फेयर रेंट ब्रैकेट में FR सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। ब्रैकेट में SR। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा हायर ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट तक होगा। समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल का साथ क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं। मानो लिखो, तुम लोग भी लिखो, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। हम जो अमाउंट का जगह टिक मारते उसका अमाउंट डाल दे रहे हैं। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू मानो 9 लाख लिखो। फेयर रेंट 11 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 10,50,000। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो? पहले क्या करेंगे, ये दोनों में हायर निकालेंगे। हायर मतलब हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से कितना हो रहा है, 11 लाख हो रहा है कि नहीं। ये हायर का साथ हम स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे जो लोअर होगा। लोअर ऐसे सोचो, कोई सामने स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो 11 लाख की RER हो, 11 लाख की RER होगा, समझे।
लिखो। स्टेप 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट याद रहेगा कैसे, हायर लोअर। सोचो स्टैंडर्ड रेंट होता 12 लाख होता तब क्या करते, तब 11 लाख ही होता रिया, है कि नहीं। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड हो गया तुम लोग का, हम लोग का जो एग्जाम्पल थे इसमें क्या हुआ, लिखो 10,50,000। स्टेप 1 में ही करना है। एग्जाम्पल समझ में आया? कोई साम में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, कोई साम में फेयर रेंट भी नहीं है। फेयर रेंट नहीं है तो क्या करेंगे, फेयर रेंट को 0 मानो, ये दोनों में हायर करो 9 लाख, 9 लाख का साथ 10,50,000 कंपेयर करो तो 9 लाख होगा रिया। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, ऐसा हायर लोअर। ये जो डेफिनेशन हम लिखे एक्चुअल लॉ में डेफिनेशन नहीं दिया है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। बट हम लोग जल्दी याद रखेंगे कैसे, ये दोनों में कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसका साथ स्टैंडर्ड रेट कंपेयर करेंगे, जो लोअर हो। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 एनुअल रेंट, एनुअल रेंट received or receivable, annual rent received or receivable minus unrealized rent, unrealized rent of previous year होना चाहिए। अनरिजनेबल प्रीवियस ईयर, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, उसका माइनस होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज, ये लिखेंगे स्टेप 2 में। एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या है, समटाइम्स ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी गिविंग सर्टेन फैसिलिटीज टू इट्स टेनेंट्स लाइक लिफ्ट मेंटेनेंस, पंप मेंटेनेंस, स्टेयरकेस लाइटिंग एटसेट्रा, उसको एमिनिटीज बोलते हैं। एमिनिटीज किसको बोलते हैं, लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस। स्टेयरकेस लाइटिंग, सीढ़ी डालो एटसेट्रा, इसको एमिनिटीज बोलते हैं। ऐसे कोई सामने दिया रहेगा एमिनिटीज, तो स्टेप 2 में एनुअल रेंट से माइनस होगा, एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीवेबल होने से भी माइनस होगा, मतलब तुमको रेंट मिला नहीं बट मिलेगा। एनुअल रेंट का मतलब 12 महीने का लेना है, 12 महीने का, 12 महीने का लेंगे। 10 महीने का दिया है तो 12 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे हम, समझे। माइनस अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब जो पैसा भाड़ा दिया पैसा मिला नहीं, अनरियलाइज्ड माइनस होगा। बट अनरियलाइज्ड रेंट ऑलवेज माइनस नहीं होगा। अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेबल ओनली व्हेन प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन, तो उसके बाद भी मिला नहीं तब अनरियलाइज्ड डिडक्टेबल होगा। कोर्ट में अपील किया पैसा मिलने के लिए, तुम कलेक्शन का टेक्निक अप्लाई किया, उसके बाद भी मिला नहीं तब माइनस होगा स्टेप 2 में अनरियलाइज्ड रेंट। किसी रिलेटिव को देके बोला रेंट पे दिया, बोला रियलाइज नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा। कोर्ट में अपील करना होगा, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना होगा, तब जाके अनरियलाइज्ड डिडक्शन होगा। और सामने मेंशन नहीं किया कुछ, तब हम मानेंगे प्रॉपर लीगल एक्शन लिया है, माइनस कर देंगे स्टेप 2 में। सोचो से कर देते हैं, से रेंट है 90,000 पर मंथ, तब एनुअल रेंट कितना होगा, एनुअल रेंट कितना होगा बोलो, एग्जाम्पल ले ले, 90,000 इंटू 12
90,000 इंटू 12 माइनस अनरिजन मानो 0, मानो कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज भी नहीं है, मान लेते हैं। तो स्टेप 2 में कितना लिखेंगे? 10,80,000। समझे? $10,80,000। अच्छा, स्टेयरकेस लाइटिंग स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, अब लिखो स्टेप 3, यहां पे अंडरलाइन होगा। स्टेप 3, वैल्यू will be higher of step 1 and step 2। स्टेप 3 का होगा वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में वैल्यू क्या था? RER कितना है? 10,50,000। स्टेप 2 का वैल्यू क्या है? दोनों में जो ज्यादा है दैट इज स्टेप 3 का वैल्यू। स्टेप 1 में RER हायर लोअर, स्टेप 2 में एनुअल रेंट लिख दिए। दोनों में जो हायर है स्टेप 3 का वैल्यू, तो क्या होगा? 10,80,000। 10,80,000। अच्छा एक मिनट रुको, सोचो रेंट हम ऐसे करते तो 80,000 करके करते तो, मानो 80,000, 80,000 करो और एक बार कर दे। 80,000 ही करो तुम लोग सामने, 80,000 करो। 9,60,000 हो रहा है। 9,60,000 करो, एक प्रॉब्लम है। 9,60,000, 9,60,000, तब वैल्यू कितना होगा? लिखो 10,50,000 लिखो। ऐसे क्यों किए? और एक बार बोले, ये फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट मतलब क्या है? फेयर रेंट का मतलब है राफली रेंट। तुम घर का 11 लाख वैल्यू है, तुम किसी रिलेटिव को दिया 8 लाख में, तो फेयर रेंट कितना होगा? 11 लाख। किसी जान पहचान को तुम कम रेंट में दो, गवर्नमेंट मान लेगा तो कम टैक्स लेगा, इसलिए फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट आया। फेयर रेंट मतलब समझ में आया? सेम लोकेलिटी में जितना रेंट होना चाहिए, तुम किसी रेंट को किसी रिलेटिव को कम भाड़ा में दे सकते, बट गवर्नमेंट फेयर रेंट के हिसाब से लेगा, इसलिए हम रेंट कमाए हैं वहां पे। फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? फेयर मतलब राफली भाड़ा, जो नॉर्मल कोई अनरिलेटेड पर्सन को रेंट में देने में जितना रेंट होना चाहिए, दैट इज फेयर रेंट। फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो क्या होता? कोई रिलेटिव को किसी को देके रेंट में देके कम रेंट में देके बोलेगा रेंट कम में दिए, तब इनकम फ्रॉम हाउसहोल्ड कम हो जाता। इसलिए फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट आया। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है? लैंडलॉर्ड का साथ टेनेंट का कभी कभी डिस्प्यूट होता है, तो रेंट कंट्रोल एक जगह है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल कोर्ट में एक जगह है, उसके हिसाब से वैल्यू। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? RER करेंगे हायर लोअर। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? एनुअल रेंट, एनुअल रेंट लिखेंगे। स्टेप 3 में वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब स्टेप 4 लिखो। स्टेप 4, लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस होगा, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस होगा। जितना दिन खाली था, से हम बोल देते एग्जाम्पल में 1 मंथ खाली था, 1 मंथ खाली था, तो कितना होगा? 80,000। 80,000 तो ये माइनस करने का जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस
एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो रहा है? 9,70,000 लिखो। इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और शॉर्ट फॉर्म में GAV करते हैं। स्टेप 1 में RER हायर लोअर, स्टेप 2 में एनुअल रेंट, आप मिडिल कॉलम में लिखोगे। स्टेप 3 में वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 4 रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां पे एक एक्सेप्शन रूल है, यहां पे ऐसे तो कर लिए, बट कोई कोई केस में देखा गया वैकेंसी पीरियड साल का 3 महीने 4 महीने हो गया, तब क्या होगा? रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी, तब एक्सेप्शन रूल में आएगा, हम बाद में बताएंगे। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन वैल्यू ड्यू टू वैकेंसी, तब एक्चुअल रेंट ही GAV होगा। अगेन बोल दे, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन वैल्यू एज कैलकुलेटेड स्टेप 3 ड्यू टू वैकेंसी, हमको भाड़ा मिला है नहीं, हम लास्ट का 4 महीने भाड़ा दिया, पूरा साल का टैक्स क्यों दे? हमको तो रेंट तो कम मिला, वो एक्सेप्शन रूल में आ रहा है। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर is less than the value as calculated step 3 due to vacancy, then actual rent will be GAV होगा, हम बाद में बताएंगे। अभी स्टेप 1 जैसे करो, एक्सेप्शन रूल जो होगा तो सब करेंगे। स्टेप 1 RER हायर लोअर, स्टेप 2 एनुअल रेंट, स्टेप 3 वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 4 लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग माइनस करेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, पेड होना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, मतलब टेनेंट नहीं होना चाहिए। हम लिख देंगे ये पेड जितना हो उतना, मतलब मे बी मोर देन 1 ईयर। तुम 3-4 साल का टैक्स एक साथ दिया, माइनस हो जाएगा। क्या बोले समझ में आया? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस से एट द रेट ऑफ 15%, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू का। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? हाँ जी, कितना है? 9 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 9 लाख का 15%, 9,70,000 कहाँ से मिला तुमको? तो म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहे हैं 9 लाख का 15%, 1,35,000, ये माइनस होगा, समझे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा। ये म्यूनिसिपल टैक्स में भी मोर देन 1 ईयर होगा, 10 साल का दोगे तो 10 साल का माइनस होगा। क्या बोले समझ में? पिछला 10 साल, एडवांस नहीं, पिछला 10 साल, एडवांस का सामने 10 साल का नहीं, पिछला 10 साल का माइनस होगा, 5 साल का माइनस होगा, 2 साल का माइनस होगा। हम बोल रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, मे बी मोर देन 1 ईयर। तुम 3 साल का 2019-20 का भी दे दिया अभी, वो भी माइनस हो जाएगा। 16-17 का टैक्स अभी भी दे दो, माइनस होगा, मतलब पेमेंट बेसिस, जितना दोगे उतना माइनस होगा, बट एडवांस में नहीं, मतलब 25-26 का टैक्स दे दिया अभी नहीं होगा। क्या बोले समझ में? नोट लिखो यहाँ पे कब माइनस नहीं होगा, नोट। एरियर म्यूनिसिपल टैक्सेस, नोट लिखो,
एरियर, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, एरियर म्यूनिसिपल टैक्सेस and municipal taxes paid by tenant is not deductible. सम जब मिलेगा इसी फॉर्मेट में डालते जाओ, आसान होता जाएगा। पेड बाय टेनेंट, जो भाड़ा रहता है वो दे दिया टैक्स, और बाकी है टैक्स तो माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, पेड होना चाहिए और ओनर होना चाहिए, ये दो चीज होना चाहिए, तब म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा। पेड बाय टेनेंट और एरियर होने से माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस करके कितना वैल्यू आ रहा है हम लोग का मिडिल कॉलम में? 8,35,000। इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू और नैब। स्टेप 1 में आरईआर हायर लोअर, स्टेप 2 में एनुअल रेंट, स्टेप 3 में वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 4 में लेंथ ऑफ वैकेंसी पीरियड हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, माइनस करने से क्या हो रहा है? नेट एनुअल वैल्यू। ये नेट एनुअल वैल्यू से दो ठो डिडक्शंस मिलेगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30% of net annual value NAV, ये है रूल। क्यों? ये क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन? प्रॉपर्टी मेंटेनेंस पर्पस में तुम खर्चा किया, रिपेयर किया, ये रिपेयर के लिए 30% फिक्स। कोई रिपेयर ज्यादा किया तो 30%, कोई रिपेयर कम किया तो भी 30%, कोई रिपेयर नहीं किया तो भी 30%। मतलब सब में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करना है रिपेयर के लिए। 30% होने से हम लोग का कितना हो रहा है? 2,50,500 फर्स्ट कॉलम में होगा, ये भी फर्स्ट कॉलम में होगा 2,50,500। 24B अंडर सेक्शन 24B लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मीन्स borrowed capital, interest on loan taken for purchase, construction, interest on loan taken for purchase, construction, repair and renovation। लोन लेके घर बनाया, उसका पर जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस होगा। क्या बोले समझ में? हाउसिंग लोन बोलते हैं। कितना माइनस होगा वो हम बता रहे हैं। ये यहां पे याद रखना एक चीज, सामने तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए देता है। ये पेड होने से भी माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग होने से भी माइनस होगा। एरियर मतलब माइनस नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेड होने से भी माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग होने से भी माइनस होगा। पर म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या बोले? पेड होना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए। बट इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हो और आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। कितना माइनस होगा याद रखना,
करेंट प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट 10 साल का नहीं, करेंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट माइनस होगा प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कॉन्सेप्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? पीसीपी बोलते हैं। 1/5 तो प्री कॉन्सेप्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? पीसीपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीपी बोलते हैं। पीसीपी इंटरेस्ट करंट ईयर का पूरा माइनस होगा प्लस 1/5 तो प्री कॉन्सेप्ट पीरियड इंटरेस्ट माइनस होगा। ये प्री कॉन्सेप्ट पीरियड क्या है हम अलग से बोलेंगे, अलग से बोलना होगा। जो डेट से लोन लिया वो वहां से शुरू होगा, जो डेट ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका पहले मार्च तक लेंगे और 5 साल तक डिडक्शन होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये अलग से कैलकुलेशन है, अलग से सिखाएंगे। बहुत सारा केसेस है जो इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल, हेडिंग करो इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल बोल के हेडिंग करते हैं। इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल मतलब कोई कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, मतलब सारे इंटरेस्ट माइनस होगा ऐसे बात नहीं है। लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन पर्पस में जो लोन लिया वही माइनस होगा। तो सामने में तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए और कोई इंटरेस्ट भी दे सकता है, तो वो सब इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। नंबर ए, लोन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, फर्निशिंग द हाउस, मतलब समझ में, फर्नीचर खरीदने के लिए लोन लिए या किसी का शादी है मेरे कोई फेस्टिवल में लिए, वो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। बी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं दिया बहुत दिन जमा हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इफ interest is payable outside India without TDS, tax deducted at source। तुम लोग को जापान से लोन लेके घर बनाए, उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले टैक्स काट के रखना है, नहीं काटा माइनस नहीं होगा। विदाउट टीडीएस होने से माइनस नहीं होगा, टीडीएस काटना चाहिए। नेक्स्ट, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वन, हाउस वन बनाने के लिए लोन लिया एंड फंड इज यूटिलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू, हाउस टू बनाने में लगा दिए, हाउस वन बनाने के लिए लोन लिए हाउस टू में लगा दिए, मतलब कैलकाटा हाउस बनाने के लिए लोन लिए मुंबई हाउस में लगा दिए। क्या बोले समझ में आया? देन इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल फ्रॉम हाउस टू not from house one।
समझे क्या बोलना चाहते हैं? ये सब केस में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन जितना माइनस होगा उतना अच्छा है ना खराब है? अच्छा है। इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग कमेगा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स तुमको कम देना है। तो स्टेप 1 में आरिया, स्टेप 2 में एनुअल रेंट, स्टेप 3 में वैल्यू, स्टेप 4 में वैकेंसी पीरियड हो गया। जीएबी, जीएबी से लेस म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद क्या होगा? नेप, वहां से 24A स्टैंडर्ड एक्शन माइनस होगा 30% ऑफ नेप, और 24B इंटरेस्ट और लोन माइनस होगा। से इंटरेस्ट और लोन कुछ भी एग्जाम्पशन ले लेते हैं, से इंटरेस्ट और लोन 1 लाख मान लेते हैं, ऐसे इमेजिनरी फिगर। अब फर्स्ट कॉलम जोड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम जोड़ के हम लोग को कितना निकला? फर्स्ट कॉलम में 24A और 24B मिला के 3,50,500 निकला। हम ऐसे एक शाम जैसा हो रहा है, बट नोट दे रहे हैं, जस्ट टिक जहां पे मारते हैं वहां पे अमाउंट डाल दे रहे हैं। तो जीएबी बीच में है, देखो तो जीएबी के बाद मिनिस्टर नैब है ना, नैब से तो ये दोनों माइनस कर दो, मिडिल कॉलम में माइनस करो, कितना आ रहा है? 4,84,500। ये हुआ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। समझे? ऐसे लेट आउट हाउस का वैल्यूएशन करेंगे, ऐसे फिगर डालते जाएंगे। सोचो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, नहीं है तो डैश कर देंगे। इंटरेस्ट लोन नहीं है, नहीं है तो डैश करेंगे। मतलब जो नहीं है नहीं है, रहने से हम जैसे किए ऐसे करेंगे। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, ऐसे वैल्यूएशन होगा। सेकेंड हाउस क्या बोले थे हम नोट में? सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। लिखो, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। लिखना चालू करो। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस मतलब जो घर तुम रहने के लिए यूज कर रहे हो, अंडर सेक्शन 23(2)A। इसका वैल्यूएशन कैसे हो? तुम जो घर में रहते हो उसका इनकम क्या है? तुम घर बना खुद रहते हो, इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये घर का वैल्यूएशन होगा एनुअल वैल्यू से। लिखो, एनुअल वैल्यू मिडिल कॉलम में नील लिखेंगे। एनुअल वैल्यू मिडिल कॉलम में नील लिखो, सीधे नील हो जाएगा। नील एंड वैल्यू सब नील। यहां से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन लोन वही एक ही चीज, टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन। माइनस होगा अंडर सेक्शन 24B में। 24B में इंटरेस्ट लोन बोले थे, लेस इंटरेस्ट लोन, ये सब पर्पज में होने से तब जाके इंटरेस्ट लोन माइनस होगा। समझे? जो वहां पे नोट लिखे थे सेम नोट, सेम नोट मतलब करेंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, करेंट प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। करेंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
जो वहां पे था यहाँ पे वही है, सेम, बट यहाँ पे एक लिमिट दिया गया। वहां पे कितना नोट लिखे थे, ABCD, नोट यहाँ पे सेम लिख दो, नोट A B C एंड D जो पहले लिखे थे ये सेम है, कोई अलग नहीं है। वहां पे जो इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल का नोट दिए थे वो सेम है, समझे? सिर्फ ई में एक पॉइंट होगा, इफ लोन इज टेकन आफ्टर 1st April 1999, if loan is taken after 1499 and construction is completed within 5 years, then maximum limit of deductible interest is rupees 2 lakhs। 2 लाख से ज्यादा नहीं, 1,80,000 इंटरेस्ट हुआ माइनस हो जाएगा, 3,50,000 इंटरेस्ट हुआ तो कितना होगा, 2 लाख तक, मैक्सिमम लिमिट 2 लैक्स। क्या बोला समझ में आया? लिमिट दिया गया, सेल्फ अकाउंट हाउस से डिडक्टेबल इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा होना क्यों, समझे? कंटिन्यूएशन, इफ loan is taken before 1499 or taken for repairs or construction not completed within 5 years, then maximum limit of deductible interest will be rupees 30,000। कंडीशन फुलफिल नहीं किया, रिपेयर के लिए लिया, 1499 से पहले लोन लिया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 हो जाएगा, अदरवाइज 2 लाख, 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है। तो सेल्फ अकाउंट हाउस से नील तो है, एनुअल वैल्यू क्या लिखे हम लोग, नील, नील से हम लोग क्या माइनस होगा, कितना माइनस होगा, मान लो 2 लाख ही मान लेते हैं, तो इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस क्या होगा, -2 लैक्स। ए हाउस से ऑलवेज नेगेटिव इनकम होगा, और जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा है, जितना नेगेटिव इनकम होगा उतना अच्छा है, समझे? तो इसके बाद हम कौन सा हाउस बोले थे, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, लिखो सेल्फ occupied for business, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, जो घर में तुम खुद बिजनेस करते, भाड़ा में नहीं दिए, खुद बिजनेस करते, इसका कैलकुलेशन हाउस प्लॉट में नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज होगा। जस्ट हम लिख देते हैं
no calculation is required in computing income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में नहीं आएगा. नो कैलकुलेशन रिकॉर्ड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कहां पे चार्ज होगा? बिजनेस प्रोफेशन में. इनकम फ्रॉम दिस हाउस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनकम फ्रॉम such house is taxable under the head income from business or profession. No calculation is required in computing income from house property. Income from such house is taxable under the head income from business and profession. बिजनेस प्रोफेशन में कैलकुलेशन होगा, हाउस प्रॉपर्टी में ए हाउस के कैलकुलेशन नहीं होगा. कोई सामने बोल दिया 3 हाउस है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड, एक लेट आउट, एक बिजनेस, तो बिजनेस का हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं करेंगे. हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट जो घर बिजनेस पर्पस यूज होता है उसका कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा. समझे? उसके बाद क्या बोले? पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. लिखो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पार्टली लेट आउट में तो ऐसे हो सकता है, एक घर है, 4 रूम है, एक में तुम रहते हो सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी 3 रूम लेट आउट किया. क्या बोले समझ में? इसको क्या बोलेंगे? पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट पोर्शन लेट आउट. क्या बोले समझ में आप? और तुम्हारा एक ही घर है, 4 महीने तुम थे सेल्फ ऑक्युपाइड और 8 मंथ्स क्या है? लेट आउट. ये भी हो सकता है. इसको बोलते हैं पार्ट पीरियड. ये है पार्ट पोर्शन, पार्ट पोर्शन, ये है पार्ट पीरियड. क्या बोले समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में? तो हम पहला पोर्शन करा रहे हैं. लिखो इसके अंदर हम पार्ट नंबर 1 कर देते हैं. पार्ट पोर्शन लेट आउट, and part portion is self occupied. Part portion is let out and part portion is self occupied. Part portion मतलब 1/4 self occupied, 3/4 let out, half self occupied, half let out, but 3/4 self occupied, 1/4 let out हो सकता है. पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट पोर्शन इज लेट आउट. ऐसे सिचुएशन में लिखो ईच पोर्शन is treated as separate. Each portion is treated as separate independent unit. Each portion is treated as separate independent unit and treated as such. Treated as such means
लेट आउट को लेट आउट जैसा वैल्यूएशन करो, सेल बकवाइट को सेल बकवाइट जैसा वैल्यूएशन करो। लेट आउट को लेट आउट जैसा वैल्यूएशन क्या है? स्टेप 1 आर ईयर, स्टेप 2 एनुअल रेंट, स्टेप 3 वैल्यू, ऐसा। और सेल बकवाइट क्या करेंगे? एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इसलिए बोले ईच पोर्शन इज ट्रीटेड एज सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट and treated as such, that is valuation of let out portion will be same as let out house, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। एंड वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ occupied portion will be same as self occupied house will be same as, समझे? पार्ट पोर्शन लेट आउट एंड पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट को लेट आउट जैसा वैल्यूएशन होगा और सेल्फ ऑक्युपाइड को सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा वैल्यूएशन होगा, अलग कुछ नहीं। लेट आउट को लेट आउट जैसा मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 जैसे हम दिए। और सेल्फ ऑक्युपाइड का सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन मतलब एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। नंबर 1। नंबर टू क्या है? पार्ट पीरियड लेट आउट एंड पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड। नहीं तो बोले नंबर 2 में पार्ट पीरियड लेट आउट एंड पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड। पार्ट पीरियड is let out and part period is self occupied. Self occupied part period is let out, part period is self occupied। 364 days self occupied, 1 day let out तो भी चलेगा। पार्ट पीरियड लेट आउट एंड पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो अंडर दिस सिचुएशन एंटायर हाउस will be treated as entire house will be treated as let out house। एक दिन में रेंट में दिया तो भी लेट आउट माना जाएगा। एंड वैल्यूएशन will be same as let out house। लेटर हाउस मतलब हाउस 1 स्टार्टिंग में जो नोट दिया है वैल्यूएशन सेम जैसा ही होगा। वैल्यूएशन सेम जैसा होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जैसे किए ऐसे ही होगा। इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू को एक दिन का कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लो, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट are to be considered for whole year। मतलब उसको 4 महीने
लेट आउट के 4 महीने में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पूरा साल का ही लिखेंगे। एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड is to be considered. एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसिडर। जितना दिन का भाड़ा मिला उतना ही लेंगे, एनुअल रेंट नहीं करेंगे। 4 महीने का रेंट मिला तो 4 महीने का लेके ही करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसिडर। और वैल्यूएशन वही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 देके ही होगा। तो ये हाउस से इनकम निकलेगा। और लास्ट पोर्शन क्या बोले थे? लास्ट पोर्शन क्या बोले थे? रिमेन वैकेंट मतलब डीम टू बी लेट आउट। लिखो रिमेन वैकेंट, इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या है? भाड़ा दिया माना जाएगा। तुम्हारे पास 4 ठो रूम घर है, 4 ठो खाली है। पहले एक हाउस था, अभी 2 हाउस कर दिया गया। 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते। इससे ज्यादा घर होगा, वो घर कैलकाटा मुंबई दिल्ली में 4 ठो जगह में तुम्हारा घर है। तुम्हारा ऑप्शन में कोई भी 2 घर अपने लिए रख दो। अपने लिए रख दो मतलब एनम वैल्यू नील प्लस इंटरेस्ट और लोन, और कुछ नहीं होगा। अब बाकी जितना भी घर होगा वो वैल्यूएशन लेट आउट जैसे ही होगा। लिखो इफ द एसएससी uses more than 2 house, if the SSC more than 2 houses for self occupied purpose, more than 2 hours for self occupied purpose, more than 2 hours for self occupied purpose, then क्या करेंगे? बोलो। इफ द एसएससी यूजेस मोर देन 2 हाउस फॉर सेल्फ occupied purpose, then other houses whose income from house property is lower is treated as deemed to be let out. Deemed to be let out, and valuation will be same as let out house। लेट आउट हाउस लिख लो पहले, उसके बाद समझा रहे हैं। वैल्यूएशन विल बी सेम एज लेट आउट हाउस।
दैट इज GAV, sorry, GAV बोला, that is RER will be the GAV and other steps will be same as let out house. Other step will be same as let out house. तुम्हारा कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मैड्रास 4 जगह घर है। जिसका इनकम ज्यादा है वो सेल्फ अकोमोडेट कर दो। क्यों? एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, टैक्स कम देना है। और जिसका इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लोअर है उसको डीम टू बी लेट आउट कर दो। जिसका इनकम ज्यादा है उसको सेल्फ अकोमोडेट कर दो। और जिसका इनकम कम होगा उसको डीम टू बी लेट आउट कर दो। अब वैल्यूएशन विल बी सेम एज लेट आउट हाउस। RER GAV क्यों? RER क्यों GAV? क्योंकि एनुअल रेंट नहीं है, स्टेप 2 नहीं है। स्टेप 2 नहीं है तो स्टेप 3 नहीं है, स्टेप 3 नहीं है तो स्टेप 4 नहीं है। तो क्या होगा? RER और GAV हो जाएगा। जो घर तुम अपने लिए रखे हो एनुअल रेंट क्या है? 0, मतलब स्टेप 2 नहीं है। पहले जो लेट आउट हाउस का स्टेप 2 लिखे थे हम, स्टेप 2 में क्या लिखे थे? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट तो नहीं है, तो RER GAV होगा। और GAV के बाद जो स्टेप है लेट आउट हाउस का सेम, अदर स्टेप्स विल बी सेम एज लेट आउट हाउस। मतलब क्या है? GAV का लेस म्युनिसिपल टैक्स, NAP लेस 24A 24B जो होता है होगा। तो क्या बोले? कोई भी 2 घर अपने लिए रख सकते। 2 से ज्यादा जितना भी घर होगा उसको माना जाएगा डीम टू बी लेट आउट। अब वैल्यूएशन होगा लेट आउट हाउस जैसा, लेट आउट हाउस जैसा। समझे? अब थर्ड कॉलम जोड़ दो। थर्ड कॉलम जोड़ो। किसी का 1 घर है, किसी का 2 घर है, किसी का 3, 4, 5, व्हाटएवर भी, एक सब हाउस का अलग अलग निकला, थर्ड हाउस का निकला। हम लोग का एग्जाम्पल में बहुत सा 2 घर किए, बाकी नहीं किए। जो भी 2,84,500 आया हम लोग का यहाँ पे। इसको इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लिखते, बट कुछ प्रोडक्शन रह गया वो अभी बोल देते हैं। सोचो इसका साथ ऐड करेंगे। ऐड लिखो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, recovery of unrealized rent which was earlier allowed as deduction, which was earlier allowed as deduction subject to 70% अंडर सेक्शन 25 कैपिटल A। किसी ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट था। अनरियलाइज्ड कहाँ डिडक्शन होता है? स्टेप 2 में। 2010-11 में अनरियलाइज्ड रेंट था। वो आदमी अच्छा था, वो आके अभी पैसा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट रिकवरी जैसा। बैड डेट रिकवरी जैसा ना, बैड डेट हो गया था अभी मिला, तो तब तो टैक्स नहीं हुआ था, अभी टैक्स व्हिच वाज अर्लियर अलाउड। अर्लियर डिसअलाउड होने से कुछ नहीं करेंगे। अर्लियर अलाउड, व्हिच वाज अर्लियर अलाउड, अभी डिडक्शंस कर ऐड कर लेंगे इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल में, सब्जेक्ट टू डिडक्शन 30%। मतलब स्टैंडर्ड 30% माइनस करने से कितना होता है? 70% ऐड करेंगे। 70% ऐड के पूरा नहीं। 1 लाख रुपया मिला रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, 30% माइनस कर दो, 70,000 हम यहाँ पे जोड़ेंगे। क्या बोले समझ में आप? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जिसको अर्लियर डिडक्शंस मिला था अभी रिकवर हुआ है। हम लोग अकाउंट्स का लैंग्वेज क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवरी बोलते हैं। बैड डेट रिकवरी जैसा अभी उसका ऊपर टैक्स देना है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ऐड लिखो,
एरिया रेंट रिसीव्ड, एरिया रेंट रिसीव्ड subject to 70% अंडर सेक्शन 25 कैपिटल बी, ये भी जोड़ेंगे। क्या एरिया रेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट का साथ डिस्प्यूट हो रहा है, लैंडलॉर्ड बोल रहा है भाड़ा बढ़ाओ, टेनेंट बोला नहीं बढ़ाएंगे, कोर्ट में अपील हुआ, केस चला 5 साल, 5 साल केस चलने के बाद कोर्ट डिसीजन दिया 2016 से 1000 रुपया करके बढ़ा दो, बढ़ाना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड को तो एक साथ पुराना जो रेंट है अभी मिलेगा एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, एरिया रेंट, नॉट अनरियलाइज्ड, एरिया रेंट बोलेंगे। एरिया रेंट भी पूरा नहीं जोड़ेंगे, 30% ट्रांजेक्शन है, 70% जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप थर्ड कॉलम जोड़ लेते हैं, जोड़ने से जो होगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद नॉर्मल सम, और कोई इनकम होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा तो सैलरी जोड़ देंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस रहेगा तो बिजनेस जोड़ देंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन रहेगा तो कैपिटल गेन जोड़ेंगे, और जो 4 हेड में कवर नहीं होता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, वही एक ही चीज, ग्रॉस टोटल इनकम, इसका साथ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कर देंगे, तो क्या होगा, टोटल इनकम हो जाए, टोटल इनकम। और क्या बोले, टैक्सेबल इनकम बोलेंगे, तो टैक्सेबल इनकम का ऊपर क्या करेंगे हम लोग, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालें, यही होगा सिचुएशन। हम इसको तो ये तो मतलब है सब चीज में होता है, सैलरी के बाद भी होता है, बिजनेस प्रोफेशन के बाद भी होता है, हाउस प्रॉपर्टी के बाद भी होगा। 5 हेड जोड़ के जीटीआई होता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गया, हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी हेड सीख रहे हैं, उसका साथ सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, आधा सोर्सेस जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे, टोटल इनकम होगा, उसका ऊपर टैक्स निकालेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। सब हेड में हो सकता है, 5 हेड जोड़ के ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के साथ अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे, टोटल इनकम होगा। तो मेन है हाउस वन का वैल्यूएशन तुम्हारा ठीक से हो गया लेट हाउस प्रॉपर्टी में, तो हाउस प्रॉपर्टी में बाकी वैल्यूएशन सेम जैसे ही होगा, हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेन है, ठीक है। नेक्स्ट डे साम्स करेंगे, हाँ बोलो। ডিম স্যালাইটিস দেখার না লাইনটা কেটে গেছিল আমার নেটওয়ার্ক।